हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 6। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये लेसन पूरा हुआ। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, लेखक को हम लोग जानते हैं कि लेखक को सामान्यतया सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, खांसी आदि बीमारियां होती रहती थी, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी मोटी बीमारी में भी लेखक हमेशा काम करते रहते थे। ताव में तो बुखार में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लिखने का काम करते थे। बुखार उनको कोई भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता था। यहाँ तक कि बुखार में तो और भी अच्छी तरह से वो कहानियाँ लिखते थे, साहित्य लिखते थे। लेखक उदाहरण देते हैं। लेखक कहते हैं, शायद किपलिंग ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी बुखार में काम करना पड़ता था और जब बुखार में होता था तो और भी अच्छी कहानियाँ लिखता था। लेखक ने अपनी कहानी, जैसे नाम है दो चट्टानों की दो कहानियाँ, एक जो नोबेल के शांतरम के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस वरक्स हनुमान, ये प्लूरीसी की बीमारी में पड़े पड़े लिखी थी। हम लोग ने आगे ये ले लिया। तो विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। तो लेखक ने ये सिद्ध किया कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर काम करते रहेंगे तो बुखार भी भाग जाएगा। लेखक को बहुत दिनों से बुखार आ रहा था। ये बुखार 1 महीना 2 महीना नहीं, बल्कि 9 महीने तक ये बुखार चलता रहा। लेखक की पत्नी ने उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जांच टेस्ट करवाने के लिए कहा। तब पता चला कि उनको टपेडिक की बीमारी है। टपेडिक की बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी। तो इस प्रकार तब लेखक ने अपने आप को जैसे मरने के भरोसे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया था, बराबर। लेकिन लेखक को जीने का संघर्ष करना पड़ा। किसके लिए? कम से कम उनको श्यामा के लिए तो जीना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके सिर पे 500 रुपये का कर्जा था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं कभी श्यामा को ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, कर्जा उसके सिर पे छोड़कर नहीं जा सकता। उनके माता पिता ने भी उनको कहा कि आप चिंता मत करो, हम अपना घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। लेकिन अपना इलाज करवाने के लिए माता पिता अपना घर बेच दे, बराबर, ये कितना खराब होगा। शालिग्राम, उसकी जो उनका छोटा भाई है, इसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। इसकी तनख्वाह पे भी घर नहीं चला सकते हैं और कभी भी उसकी बदली हो सकती है। लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और वे पैसा भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी दवाएं, किताबों की आमदनी से महंगी दवाएं कहाँ से आएगी? किताबों की आमदनी भी अनियमित और अनिश्चित थी और कर्ज भी अदा करने को काम नहीं था, बराबर। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि ऐसी स्थिति में मैं मर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मर जाऊं तो इससे खराब दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। लेखक ने आगे कहा कि श्यामा के लिए लेखक पारदर्शी दर्पण थे, बराबर। श्यामा कुछ भी बात होती है तो वो समझ जाती है। लेखक को क्या चिंता थी कि टैक्स सोसाइटी के 400 रुपये और अन्य मित्रों के 100 रुपये, तो कुल मिला के 500 रुपया कर्जा चुकाना था। तो एक खाली 15 दिन की दवाई में ही लेखक का बटुआ खाली हो गया और जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ने लगी। लेखक कहते हैं, क्या करूँ? दवाई लाऊं, घर चलाऊं, ट्यूशन में छुट्टी लेनी पड़ी है, स्कूल में भी छुट्टी लेनी पड़ी है, बगैर तनख्वाह पे छुट्टी लेनी पड़ी है, किताबों की बिक्री भी नियमित नहीं है। तो लेखक के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपने को भी जैसे मरने के लिए छोड़ दिया था। ऊपर से 500 रुपया तो कर्जा चुकाने का था। तो इस प्रकार एक बार लेखक ने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास आकर कहा कि मैं आपका इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आपका इलाज बहुत महंगा है, मैं आपके पास इलाज नहीं करवा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बी के मुखर्जी ने उनको जैसे कहा, चुनौती जैसे शब्दों से कहा, चुनौती दी, मुँह पर स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, बराबर। जब ऐसा कहा तो ऐसे शब्दों ने तो लेखक को जैसे जीने के लिए चुनौती दे दी। लेखक को चुनौती दी, जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए लेखक को इतना बल दिया जितना लेखक को जाओ मरो शब्दों ने संचित कि आज तक लेखक को
यदि वे 100 वर्ष जीने का भी आशीर्वाद भी दे देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना उनके जाओ मरो शब्दों ने संचित किया। उनके जाओ मरो शब्दों ने तो उनको बहुत बल दे दिया। अगर कोई 100 साल जीने का भी आशीर्वाद दे दे तो इतना बल उनके अंदर नहीं आता। तो बस लेखक ने बीके मुखर्जी का नुस्खा छोड़ दिया और अंत में वो उनके पड़ोसी बाबू मुक्ता, जब बचपन में उनके पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद जी के लुई कुने के पानी के इलाज से उन्होंने परिचित करवाया था। तो लेखक की बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में, तपेड़ी की बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बात लेने का विधान था। लुई कुने के पानी में ठंडे पानी के टब में बैठ जाने का और सिट्स बात लेने का विधान था आगे। और इस प्रकार लेखक ने लुई कुने के पानी का इलाज करवाया। और लुई कुने के पानी के इलाज में चिकना खाना बिल्कुल मना था। खाली भी कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने आदि खाकर गुजारा करना था। दवाई पे भी कुछ खर्च नहीं था और खुराक पर भी कोई खर्चा नहीं था। लेखक को ये इलाज अपने स्थिति के अनुकूल लगा और वो ऐसी स्थिति में ऐसे इलाज चालू था और ऐसे छोटे मोटे काम भी किए जा रहे थे। और इस प्रकार लेखक ठीक हो गए। लेखक जैसे ही ठीक हो गए, जिस दिन लेखक ने सामान्यतया ठीक होकर सामान्यतया भोजन किया, ठीक उसी दिन 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन श्यामा 4 पाई पर गिरी, यानी कि बहुत बीमार हो गई और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। जिस दिन लेखक ठीक हुए उसी दिन श्यामा बीमार पड़ी। कितने दिन बीमार रही? तो 216 दिन श्यामा बीमार रही और 17 नवंबर 1936 को श्यामा मर गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीने में मुझे और उसे दोनों को मौत से संघर्ष करना पड़ा। और इस प्रकार लेखक बीमार थे, लेकिन जैसे ही लेखक ठीक हो गए, जिस दिन लेखक ठीक हुए उसी दिन श्यामा बहुत बीमार पड़ी और फिर नहीं उठ सकी, जीवित नहीं रही। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने ये हमारा पाठ पूरा किया था। हम इस पाठ के स्वाध्याय और टिप्पणी सबसे पहले देखते हैं। तो टिप्पणी में प्लूरिसी का मतलब क्या है विद्यार्थी मित्रों? देखो, प्लूरिसी यानी कि दांतों की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, जिसे प्लूरिसी कहते हैं। टाल मटूल बराबर, टाल मटोलना यानी कि टालना। अदायगी देना, प्रदान करना। नुस्खा यानी कि उपाय। आत्मनिग्रह, आत्मा पर अंकुश। आगे एलोपैथी, अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति। अंग्रेजी एलोपैथी की दवाई करवा देना। आगे नेचुरोपैथी, नेक्स्ट है नेचुरोपैथी, तो प्राकृतिक उपचार पद्धति। तो इस प्रकार हम अभी इस पाठ के स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय में देखते हैं, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो हम सब 2-3 बार मैं बोल गई है, फिर से बोल देती हूँ। सामान्यतः लेखक को ये वाला प्रश्न लेते हैं। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। फिर से बोल देती हूँ, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। प्रश्न नंबर 2, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करवाते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करवाते थे? तो हम सबको पता है, मैंने भी बता दिया आपको। लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। आगे का प्रश्न नंबर 3, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? प्रश्न नंबर 3 लेंगे, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया? तो जवाब है, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया। फिर से, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के इलाज से रोग दूर करने का उपचार बताया। आगे लेते हैं, नेक्स्ट, सविस्तार उत्तर दीजिए। हम लोग देखते हैं, सविस्तार उत्तर दीजिए। बीमारी में भी क्यों काम करते थे? फिर से,
लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? तो जवाब है, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम सब जानते हैं लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन कराते थे। घर का खर्चा निकालने के लिए वो स्कूल में भी पढ़ाते और ट्यूशन भी करवाते थे। आराम करने से वे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। फिर से ये जवाब बोलती हूँ कि लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन भी करवाते थे। आराम करने से वे अगर वो आराम करने लग जाए तो ये दोनों काम वो नहीं कर सकते थे और बिना आमदनी के घर का खर्चा भी कैसे निकलता। छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी और महंगी दवाएं, बीमार है इसलिए दवाएं भी जो डॉक्टर की जो दवाएं करवाते हैं वो भी बहुत महंगी है। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थी। इसलिए मजबूरी में बच्चन जी को बीमारी में भी काम करना पड़ता था। आगे प्रश्न नंबर 2। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी, तुरंत क्यों संभल गई? लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी परंतु तुरंत क्यों संभल गई? फिर से, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी, काँप कर तुरंत क्यों संभल गई? तो जवाब है, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी। लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी तो काँप कर तुरंत संभल गई। तो जवाब है, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को टपेडिक की यानी कि क्षय की बीमारी बताई। डॉक्टर BK मुखर्जी ने लेखक को टपेडिक यानी कि क्षय, टीबी जिसे कहते हैं, टीबी की बीमारी बताई। पत्नी श्यामा ने सुना तो वो काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसीलिए वे तुरंत संभल गई। तो लेखक कहते हैं, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काँप उठी, तुरंत क्यों संभल गई? तो डॉक्टर BK मुखर्जी ने लेखक को टपेडिक की बीमारी बताई कि लेखक को टपेडिक की बीमारी हुई है। यह सुनकर श्यामा तो काँप उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि उनका काँपना बच्चन जी सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराना नहीं चाहती थी और इसीलिए श्यामा काँप कर तुरंत संभल गई। प्रश्न नंबर 3। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? फिर से प्रश्न बोलती हूँ, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो जवाब है, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाई जा रही थी। लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बीमार थे, टपेडिक की बीमारी थी। डॉक्टर ने पूरा आराम करने के लिए कहा था। आराम करने जाएंगे तो ट्यूशन भी बंद हो जाएगी, स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ेगी और छुट्टी ज़्यादा लेंगे तो बगैर तनख्वाह के बराबर, ऊपर से मित्रों का 100 रुपया और ट्रैक सोसाइटी का 400 रुपया कर्जा लेखक के सिर पे चढ़ा था। और इसीलिए लेखक आगे कहते हैं कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? तो बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक उसकी स्थिति ही नहीं थी। श्यामा के लिए तो लेखक ने कुछ किया ही नहीं, उसके लिए कुछ करने लायक तो उनकी स्थिति ही नहीं थी। श्यामा के लिए कुछ करे ऐसी लेखक की स्थिति ही नहीं थी। अब यदि अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ दिया जाए तो उनके जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा? अगर मरने के बाद भी श्यामा के सिर पे 500 रुपये का कर्जा छोड़ दिया जाए तो लेखक के जैसा जघन्य अपराधी दूसरा कोई नहीं होगा। यह सोचकर उन्हें लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। तो लेखक कहते हैं, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। लेखक ने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था कि अब मरने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है।
आमदनी कम बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी बहुत किताबों की बिक्री से जो पैसे आते थे उससे घर चलता था। ट्यूशन बंद कर दी थी, स्कूल में छुट्टी ले ली थी, ज़्यादा छुट्टी लेने के कारण तनख्वाह भी बंद थी। और इस प्रकार लेखक के सिर पे जो कर्जा था वो कर्जा अगर श्यामा के सिर पे छोड़ दिया जाए तो लेखक का मरने के बाद भी वो कर्जा श्यामा चुकाए, ऐसा लेखक मरने के बाद श्यामा के सिर पे कर्जा छोड़कर जाए तो लेखक के जैसा जघन्य अपराधी दूसरा कोई नहीं होगा। वो सोचते हैं कि श्यामा के लिए तो लेखक ने कुछ भी नहीं किया, वो कुछ करने की स्थिति में ही नहीं थे क्योंकि उनकी स्थिति ही बहुत खराब थी। और इस प्रकार मरने के बाद भी श्यामा के सिर पे 500 रुपया कर्जा छोड़ दिया जाए तो लेखक के जैसा जघन्य अपराधी कोई नहीं होगा। इसीलिए लेखक ने सोचा कि मुझे कम से कम श्यामा के लिए तो जीने का संघर्ष करना ही चाहिए। ओके, प्रश्न नंबर 4। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जवाब है, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्षमयी रहा। पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन का जीवन अत्यंत संघर्षमयी रहा। आय यानी इनकम, आय से ठोस साधनों से वे वंचित थे। इनकम से जो साधन हम लोग खरीद के लाते हैं वो उस साधन खरीदने से वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन भी कराते थे, अपनी किताबों से कुछ पैसे मिल जाते थे। स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन भी कराते थे और अपनी किताबों की बिक्री से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। फिर भी खर्चा पूरा नहीं पड़ता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत ही कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और भी खराब चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात कही। पिता ने भी अपना घर बेचकर अपने पुत्र हरिवंश राय बच्चन का इलाज करवाने की बात कही। देखो, टीबी की बीमारी ठीक करने के लिए उनके पिता घर बेचने के लिए तैयार हो गए थे, बराबर, क्योंकि घर में पैसे ही नहीं थे। तो पुत्र की बीमारी ठीक करने के लिए पिता घर बेचने के लिए तैयार हो गए। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। देखो, सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हो गई। श्यामा भी बीमारी थी, उसको भी सही समय पर इलाज न मिला जिसके कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बच्चन जी की आर्थिक विपन्नता का दारुणीय रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। तो भी श्यामा की बीमारी भी लेखक के साथ साथ श्यामा भी बीमार थी, लेकिन लेखक को श्यामा ने एक उंगली दुखने की भी फरियाद नहीं की, बराबर। अगर लेखक को वो फरियादी करती रहेगी तो लेखक जल्दी ठीक नहीं होंगे, लेखक को उनकी श्यामा की चिंता सताने लगेगी। तो इस प्रकार श्यामा की बीमारी, श्यामा मर गई, इसका कारण भी उनकी आर्थिक परिस्थिति ही थी। उनके पास पैसे ही नहीं थे जिसकी वजह से वो श्यामा का इलाज भी करवा सके। तो इस प्रकार लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। नीचे दिए गए वाक्यों का भावार्थ समझाइए। 1, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो पहले तो विद्यार्थी मित्रों हमें ये सेंटेंस सबसे पहले ये लिख देने का, उपरोक्त वाक्य मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ में से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है। ये आपको सबसे पहले ये वाक्य आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ कि बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। हम लोग जानते हैं बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। देखो, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है। पैसा होगा इसीलिए अगर बीमार पड़े तो वो घर पे रहेंगे, काम पे नहीं जाएंगे, तो ये चल जाता है, काम चोरी चल जाती है। लेकिन गरीबों को तो रोज़ मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। गरीबों को तो रोज़ मेहनत करेंगे तो शाम को पैसे आएंगे और घर में अनाज, चावल, सब्जियां, ऑयल सब घर में लाएंगे और उसके बाद खाना बना के खाते हैं। लेकिन अमीरों के घर पे तो सब भंडार भरे रहते हैं और अगर वो बीमार पड़ेंगे और काम पे नहीं जाएंगे तो भी चलता है। तो गरीबों को तो वो
गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। अगर गरीब बीमार हो जाएंगे और काम पर नहीं जाएंगे तो उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा। इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। लेखक यही कहना चाहते हैं, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए, यानी कि गरीबों को बीमारी से बचना चाहिए। बीमार होंगे तो काम पे नहीं जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो परिवार का गुजारा कैसे चलाएंगे। और इस प्रकार लेखक कहना चाहते हैं कि अमीर लोग अगर काम पे नहीं जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, पैसे के बल पे वे खरीद के खा सकते हैं। लेकिन गरीब लोग काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, अगर वो बीमार पड़ेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे नहीं, काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो वो गुजारा चला सकते नहीं है। इसीलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, काम के पीछे बुखार भागे। फिर से विद्यार्थी मित्र आपको ये बता देती हूँ कि जब ये आशय स्पष्ट कीजिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले ये लिखने का है कि उपरोक्त वाक्य मेरी बीमारी श्यामा ने ली पाठ में से लिया गया है। इस पाठ के लेखक का नाम श्री हरिवंश राय बच्चन है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि काम के पीछे बुखार भागे। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। काम जिसको नहीं करना है उसको ज़रा थोड़ा सा बुखार आएगा तो भी बहुत तेज बुखार लगता है। वह उसे दूर रहने के लिए दवा लेता है, वह बुखार से दूर रहने के लिए दवा लेता है। लेकिन दृढ़ मन वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। दृढ़ मजबूत मन वाले व्यक्ति थोड़ा बहुत बुखार आएगा तो उसको कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, बुखार में भी वो अपने काम में ही लगे रहते हैं। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। इसको काम नहीं करना है, वो थोड़ा सा बुखार आएगा तो भी जैसे बहुत बुखार आया है ऐसा करेंगे और उसको दूर करने के लिए दवाई भी पिएंगे। लेकिन जो दृढ़ मन वाले व्यक्ति हैं वो लोग तो बुखार को गिनते ही नहीं है। थोड़ा सा साधारण बुखार आएगा तो वो उसको गिनेंगे नहीं और काम में व्यस्त रहते हैं। बुखार काम करते करते बुखार भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। हम आगे लेते हैं विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो जहाँ शरण लिया जा सके, जहाँ शरण लिया जा सके, जवाब है शरण स्थल। फर्स्ट वन, जहाँ शरण लिया जा सके। मैं लिखती हूँ जवाब शरण जहाँ शरण लिया जा सके, इसका जवाब ये है जहाँ शरण स्थल। दूसरा नंबर है, दूसरा देखेंगे हम। सेकंड नंबर, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद। 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, जिसका नाम है शतायु भव। 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद, शतायु भव। देखो आंसर लिखती हूँ, 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद शतायु भव। शतायु भव, ऐसा शतायु भव। नेक्स्ट लिखते हैं हमें आगे, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, जिसे हम कहेंगे स्वस्ति पंथा। ऐसा लिखते हैं स्पेलिंग, स्वस्ति पंथा, ऐसे लिखेंगे स्वस्ति पंथा। ओके, नेक्स्ट वन, विरोधी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में देखेंगे चिकना। चिकना का खुरदरा। चिकना का विरुद्धार्थी शब्द आएगा खुरदरा, बराबर। देखो खुरदरा, मैं ऐसे लिखती हूँ, चिकना खुरदरा। खुरदरा शब्द ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं मधु। मधु का कटु। अब हम ये वाला लेंगे, मधु का कटु।
कटु यानी कि कड़वा, मधु कटु। नेक्स्ट वन कलश, नेक्स्ट वन सॉरी कलश नहीं क्लेश है, बराबर। क्लेश, क्लेश का अपोजिट शांति, कलश, कलश कंकास, कज्जा कलश, कज्जा कलश कहते हैं ना, हम लोग ये लेंगे अभी कलश शांति, कलश का अपोजिट शांति, ऐसे आएगा। नेक्स्ट वन मुक्त, सॉरी विमुक्त, एक मिनट, विमुक्त का अपोजिट आएगा बद्ध, बद्ध यानी कि बंधित, ये वाला लेंगे अभी, विमुक्त बद्ध, ऐसे लिखा जाएगा बद्ध, ओके, बद्ध ऐसे आएगा, ओके। नेक्स्ट वन, तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमारा मेरी बीमारी श्यामा ने ली ये पाठ स्वाध्याय के साथ पूरा हुआ है, और अगले वीडियो पीरियड में हम लोग थोड़े बहुत ग्रामर की चर्चा भी करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर मैं आपको एक बात भी दूसरी बताना चाहती हूँ कि एक मिनट, थोड़ा बहुत मुहावरे जो है इस पाठ के तो हम लेते हैं। जैसे कि उदाहरण एक फर्स्ट वन मुहावरा, मुहावरे की चर्चा करेंगे। मुहावरा को झटका देना, झटका देना यानी कि परास्त करके कमज़ोर कर देना, झटका देना परास्त करके कमज़ोर कर देना। सेकंड नंबर ब्रह्मास्त्र छोड़ना, ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी अचूक उपाय का प्रयोग करना। जैसे श्यामा ने, लेखक जब वो इलाज करवाने नहीं जाते थे तब श्यामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जब तक आप डॉक्टर BK मुखर्जी के पास अपनी जांच नहीं करवाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अचूक उपाय का प्रयोग करना, ब्रह्मास्त्र छोड़ना, अचूक उपाय का प्रयोग करना। थर्ड वन लकवासा मार जाना, लकवासा मार जाना यानी स्तब्ध रह जाना, लकवासा मार जाना स्तब्ध रह जाना। आगे 4 वन रास्ता दिखाई देना, रास्ता दिखाई देना, उसका जवाब है तरकीब सूझना, रास्ता दिखाई देना यानी कि तरकीब सूझना। 5th वन कील देना, कील देना यानी कि स्थान से हटा देना, दूर कर देना, स्थान से हटा देना, कील देना यानी कि दूर करना, स्थान से हटा देना। आगे फिर से हम एक बार ये मुहावरा झटका देना, झटका देना यानी परास्त करके कमज़ोर कर देना। सेकंड नंबर ब्रह्मास्त्र छोड़ना यानी कि अचूक उपाय का प्रयोग करना। लकवासा मार जाना यानी कि स्तब्ध रह जाना। रास्ता दिखाई देना यानी तरकीब सूझना। आगे लेखक कहते हैं कील देना यानी कि स्थान से दूर करना, हटा देना। तो इस प्रकार तो यहाँ पर एक दो शब्द समूह के लिए एक शब्द 2-3 है, तो वो देखते हैं। जिसे चिंता न हो, जिसे चिंता न हो, क्या कहेंगे उसको? निश्चिंत। जिसे चिंता न हो निश्चिंत या चिंता मुक्त, जिसे चिंता न हो निश्चिंत या चिंता मुक्त। आगे अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली, जिसको क्या कहेंगे? एलोपैथी। यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी मित्रों, अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति, उसका नाम है एलोपैथी। अंग्रेजी पद्धति की उपचार पद्धति यानी कि एलोपैथी। तो इस प्रकार हम लोगों का हमारा ये स्वाध्याय खत्म हुआ है। पर्यायवाची शब्द आपको बता देती हूँ जरा। तो नुस्खा, नुस्खा यानी कि उपाय। सेकंड नंबर तनख्वाह यानी कि वेतन, काम करते हैं तनख्वाह मिलती है उसको क्या कहेंगे? वेतन। फिर साख, साख यानी कि प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा। आगे चुनौती, चुनौती यानी कि ललकार। संचय यानी कि संग्रह, संचय यानी कि संग्रह। फिर से बोल देती हूँ, नुस्खा समानार्थी है उपाय, तनख्वाह वेतन, साख प्रतिष्ठा, चुनौती ललकार, संचय संग्रह। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आगे बताती हूँ। विरुद्धार्थी शब्द में चिकना खुरदरा, मधु कटु, क्लेश शांति, विमुक्त बद्ध, आशीर्वाद अभिशाप, आशीर्वाद अभिशाप। नेक्स्ट वन आशीर्वाद का शाप भी चलता है, शाप। बीमारी स्वस्थ, बीमारी का समानार्थी है स्वस्थ। और इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमारा ये पाठ खत्म हो गया है। और 1 मिनट खाली विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक दूसरा बता देती हूँ। जैसे 1-2 मुहावरे बता देती हूँ। जैसे छाती पर वज्र रखना, साहस और शक्ति का परिचय देना, बटुआ खाली हो जाना, सब पैसे खर्चा हो जाना,
रास्ता दिखाई देना, तरकीब सूझना। फिर आगे, महंगी कीमत चुकाना, भारी हानि होना, भारी नुकसान होना। शरीर छोड़ देना, मृत्यु हो जाना। शरीर छोड़ना यानी कि मृत्यु हो जाना। फिर झकझोर देना यानी विचलित कर देना। झकझोर देना यानी कि बहुत ही विचलित कर देना। पट से जवाब देना, तुरंत और निर्भय होकर उत्तर देना, तुरंत निर्भय होकर जवाब देना। आगे, पीछे लगाना, अपने को परेशानी में डालना। पीछे लगाना यानी अपने को परेशानी में डालना। मौत का परवाना, मृत्यु का कारण बनना। मौत का परवाना यानी कि मृत्यु का कारण बनना। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमारा ये पाठ, स्वाध्याय, ग्रामर सब हमारा खत्म हो गया, पूरा हो गया। आप लोग इस पाठ के स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।